गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस ऑनलाइन रसायन विज्ञान क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम लोग विलयन चैप्टर पढ़ रहे थे। विलयन में एक टॉपिक आता है विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म। विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म, आखिर विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है क्या, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं किसी भी विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है क्या, होता क्या है। अगर देखें तो नाम से ही स्पष्ट है अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य के मतलब अणुओं की संख्या पर निर्भर होने वाले भौतिक गुण। अणुओं की संख्या पर निर्भर होने वाले भौतिक गुण। तो अणुओं की संख्या पर निर्भर होने वाले भौतिक गुण है, तो इसके बारे में देखें है क्या। इसको डिफाइन किया जा सकता है कि किसी भी विलयन के ऐसे भौतिक गुण, किसी भी विलयन के ऐसे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ऐसे गुण को विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है। यानी कि विलयन में विलय के अणुओं की संख्या घटेगी बढ़ेगी तो इनके मान पर भी कुछ प्रभाव, यानी इनका मान भी घटेगा या बढ़ेगा। तो आइए एक बार फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं। किसी भी विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले होते हैं, ऐसे भौतिक गुण को या भौतिक गुणधर्म को हम विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म करते हैं। इसमें सबसे पहले बात आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, किस प्रकार से विलयन में विलय के अणु अगर घटेंगे बढ़ेंगे तो यह प्रभावित होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले बच्चों हम लोगों को एक टर्म समझना होगा, वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को हिंदी में परासरण कहते हैं। ऑस्मोसिस को हिंदी में परासरण कहते हैं। परासरण को समझने के लिए हम एक फिगर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से देखें, एक पात्र लिया, कंटेनर, इसको डिवाइड किया एक अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। यहाँ पर हम शुद्ध विलायक या कोई तनु विलयन लेते हैं, चाहे तनु विलयन लें चाहे शुद्ध विलायक लें या शुद्ध कोई विलायक लें, विलायक। दूसरे तरफ यहाँ पर हम सांद्र विलयन लेते हैं, सांद्र विलयन। अब देखते क्या है कि विलायक के अणु इस झिल्ली में से होकर के सांद्र विलयन की तरफ अपने आप प्रवाहित होना शुरू कर देते हैं। बच्चों, इसी प्रक्रिया को, ऐसा स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है, इसी प्रक्रिया को परासरण कहा गया। इसका मतलब परासरण को अगर डिफाइन किया जाए तो इस तरह से कह सकते हो कि अर्धपारगम झिल्ली में से होकर के, अर्धपारगम झिल्ली में से होकर के विलायक के अणुओं का तनु विलयन या शुद्ध विलायक से सांद्र विलयन की तरफ स्वतः जो प्रवाह होता है, इसी स्वतः प्रवाह को हम परासरण कह सकते हैं, हम परासरण कहते हैं। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। अर्धपारगम झिल्ली में से होकर, अर्धपारगम झिल्ली में से होकर तनु विलयन या शुद्ध विलायक से विलायक के अणुओं का सांद्र विलयन की तरफ जो स्वतः प्रवाह होता है, इसी स्वतः प्रवाह को हम परासरण कहते हैं। परासरण को प्रकृति में दो तरह से दिखाई पड़ता है, दो तरह से हम देखते हैं परासरण जैसी घटना को। एक है इंडो ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस, और दूसरा है इक्सो ऑस्मोसिस, इक्सो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस अंतः परासरण, इक्सो ऑस्मोसिस बहिः परासरण। एक पेट्री डिश लें और इस पेट्री डिश में या कोई पात्र लें, इसमें हम जो है जल रखें, जल, फिर इसमें किशमिश के कुछ टुकड़े डालते हैं। किशमिश चूँकि सिकुड़ा हुआ इस तरह से दिखाई देता है, ऐसे कुछ देर बाद देखेंगे क्या कि यह फूल करके बड़ा हो जाता है। फूल करके बड़ा क्यों हो जाता है, देखें यहाँ पर ये जो किशमिश होती है, इसके बाहर एक जैव कला होती है, इसके अंदर फ्रक्टोज का सांद्र विलयन होता है, और यह चूँकि शुद्ध विलायक है तो होता क्या है कि शुद्ध विलायक से जल के अणु इस अर्धपारगम झिल्ली से होकर के इसके अंदर जाना शुरू कर देते हैं, अपने आप जाने लगते हैं।
और तब तक जाते हैं जब तक यहाँ और यहाँ दोनों का कंसंट्रेशन जो सांद्रता है वो एक समान न हो जाए। अब ऐसा अगर हो गया तो परासरण की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो होता क्या है कि चूंकि विलायक के अणु इस किशमिश के अंदर जा रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम अंतःपरासरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम अंतःपरासरण कहते हैं। तो किशमिश को अगर पानी में डाल दिया जाए तो वह फूल करके अंगूर के शेप का हो जाता है। बच्चों, अंगूर के शेप का हो जाता है। तो ये क्यों हो जाता है? परासरण के कारण। और वो भी कौन से परासरण? अंतःपरासरण के कारण। दूसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। अगर हम एक दूसरी पेट्री डिश लें, यहाँ गाढ़े या कह सकते हैं सांद्र विलयन रख दें, सांद्र विलयन या गाढ़ा चीनी का या गाढ़े नमक का विलयन रख दें, और यहाँ पर अंगूर के कुछ टुकड़े रख दें। अंगूर का जो है गुच्छा या अंगूर के छोटे छोटे अंगूर के दाने यहाँ पर रख दिया जाए। तो होता क्या है कि अब यहाँ अंगूर के अंदर तनु विलयन और यहाँ गाढ़ा विलयन यानी सांद्र विलयन। तो होता क्या है कि इस अंगूर के अंदर जो विलायक होता है, शुद्ध विलायक यानी विलायक जो होता है, विलायक का अणु होता है, इस अर्धपारगम झिल्ली में से होकर के यहाँ सांद्र विलयन में अपने आप प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। तो चूंकि अंगूर के अंदर से बाहर जा रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को एक्सोऑस्मोसिस नाम दिया गया, एक्सोऑस्मोसिस कहा गया। तो इंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, ये दो रूप में ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया होती है, परासरण की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये हमारे समक्ष या हमारे चारों तरफ ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। अब बात कर लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? देखें, अगर हम इस पर सांद्र विलयन की तरफ या कह सकते हैं अगर हम इस अर्धपारगम झिल्ली पर इधर से कोई अतिरिक्त फोर्स लगाएं, अतिरिक्त कोई दाब लगाएं, तो विलायक के अणु सांद्र विलयन की तरफ जाना रुक जाएंगे। इसका मतलब कि अर्धपारगम झिल्ली पर किसी भी अर्धपारगम झिल्ली पर डाला गया अतिरिक्त दबाव जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है, तो जितना हम दबाव इस झिल्ली पर डालते हैं वही दबाव कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहलाता है बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी अर्धपारगम झिल्ली पर लगाया गया अतिरिक्त दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोकने में सहायक होता है या रोक देता है, तो ऐसे अतिरिक्त दाब को हम परासरण दाब के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक शब्द और आया है, झिल्ली। झिल्ली क्या है? झिल्ली के बारे में हम लोग जान लेते हैं। झिल्ली किसी भी पदार्थ का एक पतला परत हो, उसको हम झिल्ली मान सकते हैं कि वो एक झिल्ली की तरह कार्य करता है। अगर देखा जाए तो झिल्ली प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बच्चों? 3 प्रकार की। एक है अपारगम्य झिल्ली, इम्परमेबल मेम्ब्रेन, यानी एक ऐसी झिल्ली जिसमें ना तो विलेय के अणु आर पार हो सके ना तो विलायक के, यानी विलेय और विलायक के अणु आर पार ना हो सकें, तो ऐसी झिल्ली को हम अपारगम्य झिल्ली कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अपारगम्य झिल्ली। दूसरा है पारगम्य। पारगम्य का मतलब परमेबल मेम्ब्रेन, यानी एक ऐसी झिल्ली जिसमें विलेय और विलायक दोनों के अणु एक सिरे से दूसरे सिरे या दूसरे सिरे से पहले सिरे में आ जा सकें, तो ऐसी झिल्ली को हम पारगम्य झिल्ली कहेंगे। ऐसी झिल्ली को हम पारगम्य झिल्ली कहेंगे। तीसरा है अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा कर चुके हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली यानी एक ऐसी झिल्ली जिसमें केवल विलायक के अणु एक सिरे से दूसरे सिरे तक आर पार हो सके, ऐसी झिल्ली को हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। यानी वह झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के अणु पार हो सके, विलेय के अणु पार न हो सके, ऐसी झिल्ली को हम अर्धपारगम झिल्ली के नाम से जानते हैं। अपारगम झिल्ली का उदाहरण आप बच्चों मान सकते हो कि पॉलीथीन की थैली, उसमें ना तो विलेय और ना तो विलायक के अणु आर पार हो सकेंगे। दूसरा है पारगम झिल्ली का उदाहरण बच्चों आप मान सकते हो फिल्टर, साधारण फिल्टर पेपर, पार्चमेंट झिल्ली, ये सब पारगम झिल्ली की तरह कार्य करते हैं। अर्धपारगम झिल्ली, इसे पुनः डिवाइड किया जा सकता है 2 पार्ट में, 2 भाग में बांटा जा सकता है। एक है नेचुरल, प्राकृतिक, यानी एक ऐसी झिल्ली जिसका निर्माण प्रकृति करता हो, नेचर करता हो, ऐसी झिल्ली को हम प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली के नाम से जानेंगे। इसका उदाहरण बच्चों हम लोग मान सकते हैं कोशिका कला।
कोशिका कला, कोशिका कला हो गई। कोशिका कला के अलावा बकरे का आमाशय, बकरे का मूत्राशय, अंडे की जर्दी, ये सब अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करते हैं। कोशिका कला मेरे बच्चों, प्रत्येक जीवधारी जो होता है वो एक छोटी यूनिट से बना होता है। उस छोटी यूनिट को हम कोशिका कहते हैं। और कोशिका में ढेर सारे कोशिकांग होते हैं। उन कोशिकांगों को बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए जो कला लगी होती है या जो कला पाई जाती है, उस कला को हम कोशिका कला के नाम से जानते हैं। जो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है वो सेलेक्टिव सेमी परमेबल होती है। ऐसे बकरे का आमाशय, बकरे का मूत्राशय, अंडे की जर्दी, ये सब जो है प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करते हैं। दूसरा है कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली। कृत्रिम का मतलब एक ऐसी अर्धपारगम झिल्ली जिसका निर्माण प्रयोगशाला में किया गया हो या मानव निर्मित, जिसका निर्माण मानव ने किया हो, मानव निर्मित हो, ऐसी झिल्ली को हम कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली कह सकते हैं। कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली का निर्माण सन 1864 में सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, ट्रावे, इन्होंने किया था। सन 1864 में एक वैज्ञानिक ट्रावे, जिनका नाम है ट्रावे जी, इन्होंने कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली कापर फेरोसाइनाइड का निर्माण प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किया था। कापर फेरोसाइनाइड का सूत्र प्यारे बच्चों Cu2FeCN6। ये कापर फेरोसाइनाइड है। कैसे बनाया गया? लिया गया एक पोर्सलिन डिस्क में लिया गया कापर सल्फेट CuSO4, कापर सल्फेट का विलयन लिया गया और इसे दूसरे एक विलयन पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 इस विलयन में रख दिया गया। तो आयन एक्सचेंज के द्वारा यहाँ कापर फेरोसाइनाइड इस पोर्सलिन डिस्क के जो छिद्र थे उस छिद्र में जाकर के कलेक्ट हो गए इसको बाहर निकाल करके सुखा लिया गया और इस प्रकार से ये एक अर्धपारगम झिल्ली की तरह काम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा भी बच्चों कैल्शियम फास्फेट फिनाल तेल, यह भी एक अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करता है या एक तरह से कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करता है। ऐसा इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और झिल्ली के बारे में अध्ययन किया। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस किसे कहेंगे?